Okay. In previous class, we have seen two important laws about the polarization of light. Do you remember? Polarization of light is restricting the vibrations of light in one single plane, and there are various uses of that. तो उसमें हमने पहले देखा था Miller's law. Do you remember that? Intensity crossing the second polaroid is equal to intensity falling on it, that is I naught, into cos square theta. ये formula है. Cos square theta, theta is the angle between the path axes of two polarides. दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, ठीक है. तो इस पे न्यूमेरिकल्स कुछ किए थे. सम ऑफ देम आई हैव गिवन यू फॉर होमवर्क. विल डिस्कस दैट, है ना. इसका प्रूफ भी देखा था. क्रॉस पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉस पोलराइजेशन? इफ द पाथ एक्सेस ऑफ टू polarides make 90 degree with each other, then it is cross polarization. In that, light will not cross. क्रॉस पोलराइजेशन में लाइट क्रॉस नहीं होगी. इनफैक्ट अनक्रॉस होना चाहिए ना. बट क्रॉस मींस दैट 90 डिग्री एंगल बिटवीन द टू एक्सेस. ये क्वेश्चन किया था, ये होमवर्क में दिया था मैंने. डिड यू ट्राई दिस क्वेश्चन? इसमें क्या बोला था कि P1, ये वाला P1 है, एंड P3, P1, P2 and P3 is set up such that path axis of P3 is crossed with P1. ये P1 and P3 का 90 डिग्री है. ऊपर इसका path axis इसका ये है. The path axis of P2 is inclined at 60 degree with P3. इसका जो है 60 डिग्री इसके साथ है, P3 के साथ. P3 ओरिजेंटल है, ओरिजेंटल के साथ 60 डिग्री दिया है. इसके साथ कितना हो जाएगा? वर्टिकल के साथ 30 हो जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पर मेलस लॉ लग जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा, दो जगह लगेगा ना. और क्या दिया है? When a beam of unpolarized light I naught is incident on P1, यहाँ पर I naught की लाइट पड़ रही है, तो पहले तो वो I naught by 2 हो जाएगी, है ना. Let me write slightly bigger. वो I naught by 2 हो जाएगी. इधर पहले आधी हो जाती कि नहीं? सिंगल पोलराइज से जब लाइट क्रॉस करती है, अनपोलराइज लाइट क्रॉस करती है, तो हाफ हो जाती है. फिर यहाँ पे मिलस लॉ लग जाएगा. यहाँ पर इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? I naught by 2 cos स्क्वायर, ये एंगल इसके साथ एंगल 30 डिग्री है, ये वाला 30. तो कितना आ जाएगा? I naught by 8 हो जाएगा जो ना. और 3 भी होगा ऊपर, 3 I naught by 8. cos 30 is √3/2, उसका स्क्वायर जो है 3/4 और 1/2 पहले से ही. अब यहाँ पर कितनी क्रॉस होके आएगी? दैट विल बी इक्वल टू, कितनी फॉलो रही इसके ऊपर? I naught by 8. और P2 एंड P3 के बीच के एंगल 60 डिग्री, cos स्क्वायर 60. तो ये कितना हो गया? 3 I naught by 8 इंटू 1/4 हो जाएगा. तो ये जो है I इज इक्वल टू कितना आएगा? ये 3 I naught by 32. पूछा क्या है? I naught by I का रेशो. तो यहां से देखो, I naught by I will be in the ratio of 32/3. तो दैट इज 10 पॉइंट समथिंग है ना, 10.6 आ जाएगा. सॉरी. ठीक है. तो दिस इज गुड क्वेश्चन. आया था बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है. बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आते 3 पोलराइड के. ठीक है. तो सुनो फिर से. यहाँ से I naught जो लाइट है इससे क्रॉस होके आएगी तो हाफ हो जाएगी. फर्स्ट पोलराइड से जब अनपोलराइज लाइट क्रॉस होती है तो आधी हो जाती. फिर यहाँ पे मिलस लॉ लग जाएगा. इंटेंसिटी फॉलिंग ऑन दिस पोलराइड इनटू एंगल बिटवीन दिस एंड दिस, दैट इज 30 डिग्री. इसके साथ 60 दिया है तो बाकी के साथ 30 डिग्री होगा, बिकॉज ये दोनों क्रॉस पोलराइज दिए हुए हैं, फर्स्ट एंड लास्ट. तो एंगल 30 डिग्री हो जाएगा. cos स्क्वायर 30 इज 3/4 और 2 पहले से ही है, ये 3/8 हो गया. फिर यहाँ से फिर से मिलस लॉ लगेगा. इसके ऊपर कितनी लाइट पड़ेगी? ये वाली. फिर एंगल, इन दोनों का एंगल 60 दिया है,
cos 60, तो ये हो गया 1/4। इसको यहाँ पे हमने सॉल्व किया, यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं। चलो, तो ये I इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 3I0/32। पूछा क्या है, I0/I पूछा है। I को इधर ले जाओ, 32/3 को इधर ले आओ, 10.63। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जेई का है, बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेलस लॉ के ऊपर है। बहुत रेगुलर क्वेश्चन आते हैं इसमें, बोर्ड्स में भी एंड कंपटीशन में भी। एनीथिंग यू वांट टू आस्क इन दिस, पूछने है इसमें कुछ? ऐसे ही देखो, ये भी क्वेश्चन है ये, और उससे बेटर क्वालिटी का ये वाला क्वेश्चन। देखो, ये थोड़ा किया, किसी का आंसर आया ये? इसमें क्या दिया था देखो, ए एंड बी, ये ऑलरेडी पोलराइज लाइट आ रही है। ये ए एंड बी आर पोलराइज लाइट विद म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स। एक के वाइब्रेशन ऐसे हो रहे हैं, एक के ओरिजेंटल हो रहे हैं, है ना। सीन थ्रू द पोलराइड, इसके थ्रू देख रहे हैं। फ्रॉम द पोजिशन व्हेन बीम ए हैज मैक्सिमम इंटेंसिटी, ए की मैक्सिमम इंटेंसिटी कब होगी, जब इसका पास एक्सिस ऐसे होगा एंड बी जीरो होगी, ऐसा है, क्योंकि बी के लिए बी ऐसे आ रही है, पास एक्सिस ऐसे है इनिशियली। रोटेशन ऑफ पोलराइज थ्रू द 30 डिग्री, इसको 30 डिग्री टर्न कर दिया ये। मेक द टू बीम्स अपीयर इक्वली ब्राइट, अभी ये वाली जितनी क्रॉस होके आएगी और ये भी क्रॉस होके आएगी, अभी दोनों, अभी ये पास एक्सिस ऐसे हो गया, इसका जो कंपोनेंट 30 डिग्री का कंपोनेंट, इसका 60 डिग्री का कंपोनेंट यहां से क्रॉस होके आएगा। और क्या बोल रहे हैं, इक्वली इक्वली ब्राइट है, मतलब उनकी इंटेंसिटी इक्वल है। तो इनकी ए की इंटेंसिटी निकाल लो पहले, I1 इज इक्वल टू आई ए के साथ कितना 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर 30, तो ये आई ए इंटू 3/4 हो गया। तो ए की इंटेंसिटी तो इतनी क्रॉस हो रही, बी की इंटेंसिटी I2 निकाल लेते हैं। आई बी जो है उसकी इंटेंसिटी है पोलराइज की, और उसके साथ बी जो है, ये बी ऐसे थी, तो उसके साथ ये एंगल पास एक्सिस कितना, मतलब दिस इज द पास एक्सिस, ये 60 डिग्री एंगल बना रहा है। तो कॉस स्क्वायर 60, तो ये कितना आएगा, आई बी इंटू 1/4। तो अभी क्या बोला, दोनों इक्वली ब्राइट होती, तो देयर फॉर गिवन दैट I1 इज इक्वल टू I2, इक्वली ब्राइट है, मतलब इक्वल इंटेंसिटी क्रॉस हो रही। गिवन I1 इज इक्वल टू I2, इक्वेट कर दो, आई ए 3/4 ये है, और I2 कितनी है, आई बी इंटू 1/4, 1/4 तो कैंसिल हो गया, आई ए अपॉन आई बी इज इक्वल टू 1/3, तो 1/3, हाँ डी ऑप्शन है देखो। तो दिस इज वन स्टेप अहेड, ये क्वेश्चन इट वाज गुड क्वेश्चन, नीट में आ सकता है ये क्वेश्चन, फिर से रिपीट हो सकता है। इसमें देखो सिंगल पोलराइड का क्वेश्चन है, जैसे आप सिंगल पोलराइड, बट मेलस लॉ इज वैलिड बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पर पोलराइज लाइट आ रही है, दो पोलराइज लाइट आ रही है, एक ये और ये, इसलिए मेलस लॉ लगाया हमने। अदरवाइज तो क्या होता है, इंटेंसिटी आधी हो जाती है, अनपोलराइज लाइट होती है, बट ये पोलराइज लाइट दी हुई है, एक ये और एक ये, मिक्सचर ऑफ टू पोलराइज लाइट। ऑलराइट, दिस इज स्लाइटली हायर लेवल क्वेश्चन। समझ में आया सबको? इफ यू हैव डाउट प्लीज आस्क, देन we'll see the, then we'll conclude this chapter. ऑलराइट, तो थर्ड, अभी दो मेथड हो गए थे, दूसरा ब्रिस्टर का हो गया था। ब्रिस्टर के क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, और ऑलरेडी वी डिड एक क्वेश्चन ये कर लिया था, सिमिलर ये था, और ये यहाँ पे दिया था मैंने। ब्रिस्टर लॉ क्या है, जस्ट लेट अस रिवाइज द थिंग्स। क्या ब्रिस्टर ने क्या लॉ दिया था, कि अगर एक लाइट जो है एक पर्टिकुलर एंगल पर
प्रदीप, एंगल ऑफ इंसिडेंस एक पर्टिकुलर एंगल होता है, तो ये वाली और रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड ये दोनों 90 डिग्री हो जाती है। उस केस में जो रिफ्लेक्टेड लाइट है दैट इज कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड लाइट, उसके वाइब्रेशंस डॉट से दिखाए, दे आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर इन विच डायग्राम इज ड्रॉन। तो परपेंडिकुलर है, और क्या था, और उसमें अगर इसका रिफ्लेक्टिवनेस n है तो n इज इक्वल टू 10 ऑफ IB। IB इज द ब्रूस्टर एंगल, आल्सो कॉल्ड पोलराइजिंग एंगल, IP भी लिख सकते हो उसको। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ IB। और यहाँ पे हमने ये भी बताया था कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी 90 माइनस IB, है ना। ऑलराइट, अगर वाटर में है, सपोज ग्लास स्लैब इज इन वाटर, तो NGW लिखेंगे, लेफ्ट साइड वाली जो है NGW आ जाएगी, NG डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग, वाटर है या कोई और लिक्विड है। यहाँ पर एंगल भी चेंज हो जाएगा, IB भी चेंज हो जाएगा ना। तो ये क्वेश्चन हो गए थे, ये मैंने होमवर्क में दिया था शायद, ये वाला है ना, ये दिया था और ये यहाँ पे कर रहे थे हम लोग। पहले इसको फिनिश कर लें। ब्रीस्टर एंगल इज 39 डिग्री, फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो सेम रहता है, और रिफ्लेक्शन एंगल के लिए अभी मैंने डिस्कस कराया 90 माइनस IB, है ना। तो 90 माइनस I, ब्रीस्टर एंगल 39 है, तो ये कितना आएगा 51 डिग्री। तो ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे थे लास्ट में, तो ये हो गया ना इसके आंसर, ये हो गया। नाउ ये वाला क्वेश्चन जो है दिस कैन बी इंपॉर्टेंट। तो अगर वाटर में डालते हैं ग्लास स्लैब को, तब पोलराइजिंग एंगल पे क्या इफेक्ट होता है। तो इनिशियली क्या रहेगा, देखो ए में ब्रीस्टर एंगल और पोलराइजिंग एंगल विल बी tan इनवर्स ऑफ ग्लास स्लैब NG, तो tan इनवर्स ऑफ 1.5, और फाइनली IB डैश क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ NG अपॉन NW। तो ये आएगा tan इनवर्स ऑफ NG अपॉन NW, हम लोगों ने पहले निकाला हुआ है, 9/8 आता है ना, ये 9/8 इज 1.125 डिक्रीजेस, डिक्रीज होगा बिकॉज 1.5 इज मोर, 1.125 इज लेस, डिक्रीज हो गया। तो पोलराइजिंग एंगल वाटर में डिक्रीज हो जाएगा। व्हाट अबाउट क्रिटिकल एंगल, ये समझ में आ गया सबको। ऐसा क्वेश्चन नहीं है बुक में, बट इट कैन बी फॉर्म्ड एंड गिवन टू यू। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन इनफैक्ट शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। ऑलराइट, और क्रिटिकल एंगल कैसे निकालेंगे, क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला लिखेंगे। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, n इज इक्वल टू साइन IC इज इक्वल टू साइन IC इज इक्वल टू 1/n है ना। तो IC इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1.5, ग्लास लेंगे इनिशियली, तो ये हो जाएगा IC इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1.5 को क्या लिखते हैं 3/2, 2/3 हो जाएगा ना। 2/3 कितना आएगा 0.67 के आसपास है ना। फाइनली क्या हो जाएगा, पानी में क्या आएगा देखो, साइन IC डैश कर लो उसको, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ऊपर रेयरर आता है, एन रेयरर मीन्स वाटर में से ग्लास में जा रही, NW/NG आ जाएगा। तो ये तुम्हारा आ जाएगा 8/9। तो साइन इनवर्स ऑफ 8/9 मीन्स न्यू IC एंगल,
IC dash is sin inverse of 8/9. तो 8/9 कितना हो रहा है देखो, 0.8 और 7 समथिंग है ना, तो ये मोर है, दिस इज ग्रेटर, तो IC डैश इज ग्रेटर देन IC. इसमें इंक्रीजेस, इसका आंसर इंक्रीजेस और इसका डिक्रीजेस आया. दोनों अपोजिट आंसर आ रहा है ना, ठीक है. पानी में जब डालते हैं उसको क्रिटिकल एंगल कम हो जाता है, आई मीन क्रिटिकल एंगल बढ़ जाता है. तो डायमंड को अगर वाटर में डाल दो क्रिटिकल एंगल बढ़ जाता है. क्रिटिकल एंगल बढ़ना इज नॉट गुड 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 थिंग फॉर द पर्टिकुलर क्रिस्टल. क्रिटिकल एंगल जितना कम है ना उतनी ज्यादा लाइट TIR होके वापस आएगी. दैट विल गिव इट मोर शाइनिंग, मोर डायमंड को मोर स्पार्कलिंग देगा. तो एयर में जितनी स्पार्कलिंग डायमंड की होगी वाटर में कम हो जाएगी, है ना. वैक्यूम में सबसे ज्यादा रहेगी, थोड़ी सी ज्यादा रहेगी. एयर एंड वैक्यूम ऑलमोस्ट सेम एंगल चलता है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट लॉजिकली वैक्यूम में थोड़ी सी बेटर शाइनिंग होगी. ठीक है, दीज आर न्यू क्वेश्चंस फॉर यू. Now we'll see the third method, है ना. Third method of polarizing. Total 3 methods are there for polarization. First one we have seen with the help of polarites. We did the polarization. Then by law of, I mean by the reflection of light we have seen, in which Bristol law there was there. ये वाला Bristol law था, है ना. और उससे पहले Malus law था. Now we'll see the third method. थर्ड मेथड देखो क्या है, पोलराइजेशन बाय द स्कैटरिंग ऑफ लाइट. तो देखो पहले उसको समझ लो, फिर आई विल गिव यू द नोट. देखो जब सनलाइट ऐसे चलती है तो इट इज पोलराइज, आई मीन अनपोलराइज. एरो भी है, डॉट भी है. देखो इसमें सारे दोनों एक साथ है, दोनों एक साथ होते हैं, एरो एंड डॉट्स. इट इज अनपोलराइज. इंसिडेंट्स सनलाइट विच इज अनपोलराइज. व्हेन इट इज पासिंग थ्रू द एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर में जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं एंड डस्ट पार्टिकल्स हैं वो लाइट को स्कैटर कर देते हैं चारों तरफ. उसमें इन all directions light will be scattered seen from the 90 degree. देखो इंसिडेंट डायरेक्शन ऑफ मोशन से 90 डिग्री पे देखो, तो जो स्कैटर्ड लाइट जो आएगी इधर ऑब्जर्वर की तरफ, that will be polarized light having the vibration dots only which are perpendicular to the plane of the paper. डबल एरो वाले गायब हो जाएंगे, डबल एरो वाले नहीं रहेंगे, उसके कंपोनेंट भी नहीं रहेंगे. सपोज इस तरफ से देखेंगे तो डबल एरो के जो कुछ ना कुछ कंपोनेंट इधर आएंगे छोटे छोटे, और यहाँ से देखेंगे और छोटे हो जाएंगे कंपोनेंट, और पास से देखेंगे और छोटे हो जाएंगे, और इधर से देखेंगे तो इसके कंपोनेंट 90 डिग्री पे 0 हो जाएंगे. तो इस तरफ इसके जो है कुछ भी कंपोनेंट इस तरफ नहीं आते. तो एट 90 डिग्री विल नॉट फाइंड एनी कंपोनेंट्स ऑफ दिस कमिंग दिस साइड, ओनली डॉट वाले वाइब्रेशंस इधर आएंगे बस. इट विल बी प्लेन पोलराइज्ड लाइट. ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट वाज डन बाय इंडियन साइंटिस्ट डॉक्टर CV रमन, और उनको नोबेल प्राइज मिला था इसके लिए. तो लेट्स सी NCERT बुक में एक्सप्लेनेशन. अच्छा इसमें होता क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो इस डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं दे विल अब्जॉर्ब द एनर्जी. इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है इसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है. तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इलेक्ट्रॉन को इस डायरेक्शन में जो वाइब्रेट कराती है उनका कोई भी ट्रांसवर्स कंपोनेंट इधर नहीं आता. इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट रेडिएट एनी कंपोनेंट इन दिस एट 90 डिग्री, नो, बिकॉज ट्रांसवर्स हो जाएगा ना. 90 डिग्री पे इसका कंपोनेंट इधर आएगा ही नहीं, 0 आएगा. 90 डिग्री पे कंपोनेंट 0 होता है. तो लेट्स सी
The NCERT book wordings. When unpolarized light, sunlight moves in the atmosphere, it is scattered in various directions. When observer is at right angle to the direction of motion, इस तरफ जा रहे, it is found to be completely plane polarized. तो पहले तो ये कि प्लेन पोलराइज लाइट मिलेगी, चेक कर सकते हैं यहाँ पे पोलराइज शीट ले लो, उसको घुमाओ तो इंटेंसिटी 0 हो जाएगी टर्न करने से। जैसे पास एक्सिस जो है क्रॉस हो जाएगा इसके साथ, इंटेंसिटी नहीं आएगी, चेक कर सकते हैं। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंसिडेंट वेव, द इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूल्स acquire component of motion in both the direction. ये इलेक्ट्रिक फील्ड के इलेक्ट्रिक फील्ड की वाइब्रेशन ऐसे भी है, इनवर्ड भी है। इलेक्ट्रॉन जो है इसके दोनों डायरेक्शन में वाइब्रेशन एक्वायर कर लेगा इलेक्ट्रॉन, एंड फिर रेडिएट भी करता है वो, है ना। तो एक्वायर कंपोनेंट्स ऑफ मोशन इन बोथ द डायरेक्शन अलोंग द एरोस, ऐसे, और अलोंग द डॉट्स विच आर इनवर्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स ने ऑब्जॉर्ब कर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड उसको कंट्रोल करती है, चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, तो किसका, मॉलिक्यूल्स का, जो एयर मॉलिक्यूल्स होंगे उसके इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स एक्सीलरेटिंग पैरेलल टू द डबल एरोस, ऐसे जो एक्सीलरेट कर रहे हैं ऐसे ऐसे इसके डबल एरोस के, डू नॉट रेडिएट एनर्जी टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर सिंस देयर एक्सीलरेशन हैज नो ट्रांसवर्स कंपोनेंट। मैंने बताया ना, इधर जो होगा इसका जो कंपोनेंट थोड़ा बहुत इधर आएगा, और पास में आएगा तो बहुत कंपोनेंट और छोटा हो जाएगा, इधर आएगा तो कोई कंपोनेंट नहीं आएगा। इसके जो वाइब्रेशन है ये इस डायरेक्शन में 0 कंपोनेंट होता है, तो दैट्स व्हाट इट इज रिटन, नो ट्रांसवर्स कंपोनेंट। तो ये की पॉइंट ये लिखना जरूरी है, इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट हैव एनी ट्रांसवर्स कंपोनेंट टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, डबल एरोस का ना। Electrons accelerating parallel to the double arrows do not radiate any energy towards the observer since their acceleration has no transverse component. ये की पॉइंट लिखना जरूरी। नाइन्टी डिग्री पे कंपोनेंट 0 होते, और the scattering of light by the molecules was intensively investigated by C.V. Raman and his collaborators in Calcutta in 1920. Raman was awarded the Nobel Prize for the Physics in 1930 for this work. All right. तो ये तुम्हारा थर्ड मेथड था of polarizing the light by the scattering, and all the 3 methods done. Now we'll move on to the next chapter, chapter number 11, which is the photoelectric effect, or we call it dual nature of light and radiation.